गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948, इसके हमारे प्रावधानों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो लगभग हमारे 106 प्रावधानों के बारे में चर्चा हो चुकी थी। ये टोटल आपको मैंने बताए थे, इसके सेक्शन 120 है, ठीक है ना। तो 106 की चर्चा हो चुकी थी, उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 91 तक जो सेक्शंस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 92 से लेकर 106 तक जो प्रावधान है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ज्यादातर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। कुछ एक चीजों के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो बाकी के जो प्रावधान है उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो भी कहीं आते नहीं है, लेकिन एक नियम के अकॉर्डिंग रूल्स में है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अनुपूरक प्रावधान है जो 107 से 120 तक है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है इसमें अपील करना, धारा 107, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी श्रमिक किसी प्रकार का कोई विवाद दायर करता है, या विवाद दायर करने के बाद जब फैसला सुनाया जाता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि 6 महीने के भीतर उनका फैसला हो जाता है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति, दोनों पक्षकारों में कोई एक पक्षकार अगर उस चीज से संतुष्ट नहीं है, तो वो ऊपर हाई कोर्ट में, यानी कि उससे बड़ी कोर्ट में क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अपनी लेबर कोर्ट में हाई लेवल पर उसके लिए दोबारा अपील भी कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सूचनाओं का प्रदर्शन। सूचनाओं का प्रदर्शन धारा 108, यानी कि इसके अलावा एक कारखाने में अगर किसी प्रकार की अन्य सूचनाएं जारी की जाती है, तो समय समय पर उन सूचनाओं का प्रदर्शन नोटिस बोर्ड पर होना चाहिए। उसके बाद सूचनाओं को भेजना, यानी कि जो भी सूचनाएं अंतर नियम के अंतर्गत बनाई गई हैं कारखाना अधिनियम के परिसर में रहकर, तो उन सूचनाओं को ऊपर कारखाना अधिनियम या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के पास उन सूचनाओं को भी भेजा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रत्यय या रिटर्न भरना, यानी कि आपको हर साल अपनी फाइनेंशियल जितनी भी इनकम है, ठीक है ना, उसकी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको पेश करनी ही होगी, ठीक है ना। अगर वो आप पेश नहीं करते, तो कारखाना अधिनियम की लगातार 3 साल तक अगर आप पेश नहीं करते, तो आपके कारखाने को सील भी किया जा सकता है। उसके बाद श्रमिकों का उत्तरदायित्व, श्रमिकों के उत्तरदायित्व, जितने भी प्रकार के उनके उत्तरदायित्व हैं, ठीक है, उनके दायित्व श्रमिकों को भी अपना कार्य पूरा दायित्व के साथ, पूरा कर्तव्य के साथ उन्हें पूरा करना होगा। इसके बाद है नियम बनाने का सामान्य अधिकार। ये जनरल सी बात है, लेकिन इनमें ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, ये नाम से स्पष्ट है, ज्यादा कुछ इसमें बताने वाली बात भी नहीं है, और ना ही मैं कुछ ऐड कर सकता। नियम बनाने का अधिकार, देखिए ये अधिकार सारे राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास। कारखाना अधिनियम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी नए नियम बनाने हैं, तो ये राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास अधिकार रहेंगे। उसके बाद निर्देश देने के अधिकार, देखिए किसी प्रकार के कोई भी नए निर्देश देने हैं, तो वो अधिकार रहेंगे केंद्रीय सरकार के पास। उसमें यानी कि ये नहीं कि नए निर्देश राज्य सरकार दे देगी, नहीं, उन्हें
लागू करने हैं तो वो केंद्र सरकार आपको निर्देश प्रदान करेगी। उसके बाद सुविधाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं। देखिए आपको ये नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, एक साथ 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 आपको ये चीज के बारे में बताया भी जा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की श्रमिकों को या उद्योग संबंधित व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कोई भी सुविधाएं दी जा रही है तो उसका अलग से कोई शुल्क नहीं लेती केंद्रीय सरकार। उसके बाद नियमों को प्रकाशित करने का प्रावधान, नियमों को प्रकाशित करने का प्रावधान धारा 115। नियम, कोई भी नए नियम बनाए हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से नोटिस बोर्ड पर प्लस न्यूज़पेपर में उन्हें प्रकाशित किया जाएगा और ये केंद्रीय सरकार प्रकाशित करवाएगी। उसके बाद सरकारी कारखानों पर अधिनियम का लागू होना, सरकारी कारखानों पर अधिनियम का लागू होना। कुछ कारखाने ऐसे हैं जिन पर यह नियम लागू होगा ही होगा और कुछ कारखानों पर यह अधिनियम नहीं भी लागू हो सकता। ठीक है ना, तो ये सारा तय केंद्रीय सरकार करेगी कि कहां पर लागू करना है और कहां पर नहीं। ठीक है, उसके बाद अधिनियम के अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण, मतलब जो इस अधिनियम के अधीन यानी कि उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों का संरक्षण भी, उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, उनको आगे प्रमोट भी किया जा सकता है। ये सारा कार्य केंद्रीय सरकार ही करेगी, आप मैं नहीं कर सकते। उसके बाद सुरक्षा को के प्रकट करने पर प्रतिबंध, सुरक्षा के प्रकट करने पर प्रतिबंध, जितनी भी सुरक्षाएं दी गई है उनको प्रकट नहीं किया जाएगा, उन्हें आमतौर पर सुविधाओं के तौर पे जो सुरक्षाएं दी गई है उन्हें कहीं उसका दिखावटीपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको वर्बली बता दिया जाएगा या आपके पास एक प्रारूप में ये सुरक्षाएं लिखकर भेज दी जाएंगी। बस आपको एक उद्योगपति को अपने दिमाग में रखना होगा कि मेरे पास ये सुरक्षाएं हैं। और लेकिन अगर ये सुरक्षाएं आप उनको, जैसे हमारे फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहां पर आग बुझाने वाला यंत्र होना अति आवश्यक है, लेकिन वो अगर आपके रिकॉर्ड में बोल ही नहीं रहा है ही नहीं आपके पास, तब आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये चीजें आपको वहां पर रखनी होंगी ही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, क्या 1970 के अधिनियम के अधीन, धारा 1970 के अधिनियम 37 के अधीन या 37 में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम का प्रभावी न होना, किसी बात के होते हुए भी अधिनियम का प्रभावी होना धारा 119 है। यानी कि धारा सन 1970 में इस अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया था, तो उस अधिनियम के अधीन धारा 37 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम का प्रभावी नहीं होता, यह अधिनियम लागू नहीं होता। तो वो 1937 में क्या बात कही गई थी कि कुछ सरकारी संस्थानों पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, धारा 120 की समाप्ति, यानी कि धारा 120 को इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। और इतनी हमारी ये धाराएं हैं 120 तक, ये धारा 120 है यानी कि। ठीक है, तो ये लगभग कारखाना अधिनियम 1948
हमारा अधिनियम, हमारी इंडस्ट्री लॉ की फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो चुकी है। इससे संबंधित आपको फिर भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे कॉलेज में आकर संपर्क कर सकते हैं। तो कल से हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा कारखाना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और इसमें हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी, छंटनी, उनसे संबंधित हम आगे बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।